उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मेरा सादर अभिवादन। मैं कंचन देवराड़ी, संयुक्त निदेशक शिक्षा, वर्तमान में SCERT उत्तराखंड में कार्यरत हूँ और आपसे शिक्षा और त्रिस्तरीय पंचायतों की उसमें भूमिका इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि पंचायतें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा जैसे आधारभूत विषय पर काम करने के लिए पंचायतों को आगे भी आना है और उनको महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करनी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आइए इन आंकड़ों पर एक नज़र डालें। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में वर्ष 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या में लिंग का अनुपात है, तो पुरुष का अनुपात है 50.90 और महिला का अनुपात है 49.10%, यानी 49%। हमारी जो साक्षरता दर है उत्तराखंड की, वो पुरुषों की है 87% और महिलाओं की है 70%। ये साक्षरता दर है। लिंग अनुपात जो बच्चों का और पुरुष और महिलाओं का है पूरे उत्तराखंड में, प्रत्येक 100 पुरुष पर हमारे यहाँ 963 महिलाएं हैं। और जो विद्यालयों के बारे में अगर बात करें तो हमारे शिक्षा में जो ट्रांजिशन रेट है, ट्रांजिशन रेट कहेंगे संक्रमण दर को, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने का जो दर है वो है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने का दर है 96%, यानी 96% बच्चे, 100 में से 96% बच्चे प्राइमरी कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में जाते हैं। और जूनियर का हमारा है 98%, यानी जो कक्षा 6 से और कक्षा 9 में जो जाते हैं 98% बच्चे हमारे उच्च प्राथमिक में जाते हैं, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में जाते हैं, यानी कक्षा 8 से कक्षा 9 में जाते हैं। फिर वर्ष 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो विद्यालय को छोड़ने वाले बच्चों की संख्या जो है प्राइमरी में 4% है, यानी 100 में से 4 बच्चा प्राइमरी में हमारा स्कूल छोड़ता है। जूनियर में भी 4% बच्चा छोड़ता है, लेकिन माध्यमिक में हमारा 12% बच्चा स्कूल को छोड़ देता है, जिसे कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। उत्तराखंड के अगर छात्र शिक्षक अनुपात को देखें, छात्र शिक्षक अनुपात से अर्थ है कि हमारे प्रति शिक्षक कितने छात्र हैं या कितने छात्रों पर एक शिक्षक है। तो ये अगर देखेंगे तो प्राइमरी में हमारा 15.4% है, यानी 15.4 बच्चों पर एक टीचर है। और जूनियर में हमारा, जूनियर यानी कक्षा 6 से 8 में हमारा जो अनुपात है छात्र शिक्षक अनुपात, वो 11.8 है, यानी 12 बच्चों पर लगभग एक टीचर है। अगर हम अपने उत्तराखंड में पूरे स्कूलों को देखें तो प्राइमरी स्कूल हैं हमारे 27,836 और जूनियर हैं हमारे 7,962। ये हमारे जूनियर स्कूल हैं पूरे उत्तराखंड में। और माध्यमिक में है, माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 12 की जो कक्षाएं हैं, हमारे हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो सब मिला करके हमारे 5,852 स्कूल हैं यहाँ। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो शिक्षा के अधिकार की अगर बात करें, शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण एक्ट, हमारा महत्वपूर्ण संविधान में एक परिवर्तन हुआ है और ये शिक्षा का अधिकार लाया गया था संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार कक्षा 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए। और अगर दिव्यांग छात्र हैं तो उनको 18 वर्ष तक उनको कवर करेगा ये अधिनियम। तो इसमें जो पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी और राज्य का ये दायित्व होगा कि वो उनको शिक्षा प्रदान करे। दिव्यांग छात्रों के परिप्रेक्ष्य में ये 18 वर्ष तक के छात्र इससे कवर होते हैं। तो इसका जो एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, एक तो इसके जो नेबरहुड स्कूल वाला जो एडमिशन का सिस्टम है, जिसमें यह है कि 25% कोटा कुल सीट का होता है और उस विद्यालय में बच्चा प्रवेश कर सकता है
इसका मतलब है कि जो हमारे अपवंचित या जो हमारे सामाजिक तौर से पिछड़े हुए या निर्धन श्रेणी के कुछ उसमें श्रेणियां तय हैं, उन अपवंचित और सामाजिक तौर से आर्थिक तौर से पिछड़े हुए लोगों के लिए इसमें ये प्रावधान किया गया है कि हम उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, जो हमारे तथाकथित प्राइवेट स्कूल हैं, उन पब्लिक स्कूलों में उनमें हम इनको भर्ती करा सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी ये तथ्य है कि उम्र आधारित शिक्षा, यानी कभी कभी बात आती है कि भाई बच्चा कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन उसको अब स्कूल जाना है। अब बच्चा 9 साल का हो गया है, तो 9 साल का मतलब है कि वो कक्षा 4 में प्रवेश पाएगा। उम्र के आधार पर उससे ना तो कोई टीसी मांगी जाएगी, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि विद्यालय में टीचर उसको प्रवेश देंगे, उसके बाद बच्चे का या छात्र जो भी है उसका मूल्यांकन होगा और ये जाना जाएगा कि इसको जितना आना चाहिए था इस कक्षा के लिए, क्या उस बच्चे को उतना आता है, और अगर नहीं आता है तो उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढ़ा करके कक्षा 1 से लेकर के 3 तक की शिक्षा, या जिस भी लेवल पर उन्हें लगता है कि बच्चे को कक्षा दे के 2 के लेवल का आता है और वो कक्षा 4 में भर्ती होना चाहता है, तो 2 से लेके कक्षा 2 कक्षा 3 का उसको सिखाना होगा बच्चे को, और उसके बाद उसको कक्षा 4 की पढ़ाई उसको करानी होगी। तो ये हमारा इसके शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो हमारे अपवंचित वर्ग है या जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान है। बाकी इसका जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से और अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा मिले। अगर इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हमारे मध्य समग्र शिक्षा अभियान करके एक प्रोजेक्ट आया है। अब सर्व शिक्षा अभियान की अगर कुछ विशेषताओं पे हम जानना चाहें तो वो ये है कि जो हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है या जो शिक्षक शिक्षा है, उन्हीं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए समग्र शिक्षा अभियान भी कहता है कि पहुंच होनी चाहिए। पहुंच माने छात्र की विद्यालय तक पहुंच या विद्यालय की छात्र तक पहुंच। दूसरी बात है कि बच्चा अगर स्कूल में आ गया है तो उसे स्कूल में ठहरना चाहिए, ठहराव जिसे कहते हैं रिटेंशन, स्कूल में उसको धारण करना चाहिए, यानी उस बच्चे को बने रहना है, उसको स्कूल नहीं छोड़ना है। 2 बातें। तीसरी बात है कि अगर वो स्कूल में बच्चा बना हुआ है तो उसके बाद उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। और चौथी बात है, अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं तो लैंगिक समता की बात ये प्रोजेक्ट करता है। समग्र शिक्षा अभियान हमारा इन चारों चीज़ों की बात करता है। इस समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत होता क्या क्या है, कुछ तो हम एक तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। दूसरी बात, इनको निःशुल्क गणवेश मिलता है, यानी उनकी यूनिफॉर्म फ्री देती है गवर्नमेंट। तीसरा, इसके अंतर्गत हमारे सिविल वर्क्स होते हैं, जैसे विद्यालयों में विद्यालय की बिल्डिंग हो गई या इसमें जो भी भौतिक संसाधन है, लैब हैं, शौचालय हैं। इसी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष छात्रों के लिए विशेष शिक्षा, जैसे जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए विशेष शिक्षा की बात होती है। दिव्यांग छात्रों को 2 तरह से हम कैटर करते हैं। एक तो उनको समावेशी शिक्षा, जिसको कहते हैं मुख्य धारा में बच्चे को लाना। इससे आगे भी इन दिव्यांग बच्चों के लिए किया जाता है। जैसे हमारे इन बच्चों के लिए हम उपकरण उपलब्ध कराते हैं, सहायता उपकरण, जैसे चश्मे हैं, कैलिपर्स हैं, बैसाखियाँ जिनको कहते हैं, सुनने की मशीन है या व्हील चेयर है, और आपका ट्राईसाइकिल है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी उनकी आवश्यकता हो उनको डॉक्टर्स चेक करते हैं। जो भी उनकी ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर कैंप भी लगाए जाते हैं, जिन कैंप्स में डॉक्टर्स उनको उनका प्रमाण पत्र भी देते हैं कि बच्चे की क्या दिव्यांगता है या इसका प्रतिशत क्या है। इस तरह का प्रमाण पत्र भी वहाँ पर बनाया जाता है। इसी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम उन बच्चों के लिए भी प्लान करते हैं और काम करते हैं जो बच्चे मुख्य धारा से बाहर हैं, जैसे घुमंतु बच्चे हैं
या जो माइग्रेट बच्चे हैं या मज़दूरों के बच्चे हैं, जैसे माइग्रेशन के दौरान भी बच्चे इधर से उधर जाते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसे हो, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं है। तो उनके लिए भी दो तरह से प्रावधान है। एक तो उनके लिए अगर ब्रिज कोर्स कराना है तो आवासीय शिक्षा का प्रावधान है, हॉस्टल है उनके लिए फ्री में, निःशुल्क। और अगर गैर आवासीय करना है, अगर हमें लगता है कि गैर आवासीय में हो जाएगा, तो गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का भी उनके लिए प्रावधान है। तो इन बच्चों को जहाँ तक हमें लाना होता है वहाँ तक लाने के लिए ब्रिज कोर्स बने हुए हैं और उनको उसके अनुसार पढ़ाया जाता है, और बच्चे को जो उपलब्धि होनी चाहिए जिस कक्षा में, वहाँ तक उनको लाया जाता है। और जब वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वो मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। मुझे आपसे कुछ और ज़रूरी बातों पर चर्चा करनी है। जैसे अगर हमारी पाठ्यपुस्तकों को ले तो वो NCERT की पाठ्यपुस्तकें हैं। सभी पाठ्यपुस्तकें NCERT से डेवलप की हुई हैं और मार्केट में मिलती हैं। इन पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने के बाद क्या बच्चे को आना चाहिए, ये सीखने का प्रतिफल, एक लर्निंग आउटकम जिसे कहते हैं, उसको वो चार्ट के रूप में स्कूल में टंगा हुआ है। अभिभावकों को एक हैंडबुक दी गई है और टीचर्स के लिए भी हैंडबुक बनाई गई है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को इस कक्षा में कितना आ जाना चाहिए। उससे आगे मध्याह्न भोजन योजना के बारे में भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चों को पका पकाया भोजन मिलता है और जिसमें चावल मिलते हैं 100 ग्राम 150 ग्राम, ऐसे ही कुकिंग कॉस्ट है, खाना बनाने का जो अन्य चीज़ों पर जो खर्चा आता है, प्लस पौष्टिक आहार भी दिया जाता है बच्चों को सप्ताह में 1 दिन। और भोजन माताएं वहाँ पर होती हैं जो भोजन बनाती हैं। आंगनबाड़ी को भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अगर बालिका शिक्षा की जानकारी मैं देना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रोत्साहन योजनाएं हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबी के रेखा से नीचे जो छात्राएं हैं, कक्षा 9 में अगर अध्ययनरत छात्रा है तो उसको 3000 रुपये की सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट मिलेगी, और मैदान में छात्रा है तो उसको एक साइकिल मिलेगी। कुछ हमारे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी खोले गए हैं, जैसे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। इसमें 70% छात्र ग्रामीण होते हैं और 30% छात्र शहरी होते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी खोले गए उन अपवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए, जहां पर 7 छात्रावास में छात्राएं रहती हैं, बगल के स्कूल में पढ़ती हैं और सब कुछ निःशुल्क उनके लिए होता है। हिमज्योति भी एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें प्रतिभाशाली बालिकाओं का चयन होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत कम है। छात्रवृत्तियों की मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। समाज कल्याण से इतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, जिसमें पूरे देश से छात्रा चयनित होते हैं। 48 बच्चे तो हमारे उत्तराखंड से होते हैं, यह बढ़कर के कोटा ज़्यादा हो गया है। और मीन्स कम मेरिट भी एक छात्रवृत्ति है, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में जो बच्चे निकलते हैं उनके बाद जो बच्चे 1000 बच्चे जो निकलते हैं वो उत्तराखंड राज्य का कोटा है। शिवानंद छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें पर मंथ बच्चों को 13 बच्चों को 3000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। और राज्य की भी एक छात्रवृत्ति है जिसमें बच्चों को 2400 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये शिक्षा विभाग की विशेष छात्रवृत्तियाँ हैं। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग और आपके बच्चों के कैरियर के मार्गनिर्देशन के लिए पोर्टल बने हुए हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी। प्रवेशोत्सव भी एक कार्यक्रम है जो हमारे विद्यालयों में आयोजित किया जाता है, जो अप्रैल माह में छात्रों का प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। इसमें पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आकर के राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया में योगदान देना बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी भी जानकारी को चाहते हैं तो एक शिक्षा विभाग के ढांचे का ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको निदेशालय स्तर पर निदेशक हैं हमारे 3, और जिला स्तर पर हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, और विकास खंड स्तर पर अगर अधिकारी से आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं। आप किसी भी बारे में इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो क्या करें? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, NIOS जिसको कहते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो
उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इनसे भी बच्चे अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। आजकल जैसे कोविड काल है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि कैसे हम अपने बच्चों तक शिक्षा दें, कैसे टीचर बच्चों को पढ़ाएं, संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम दूरदर्शन के माध्यम से और केबल नेटवर्क के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर पा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई वही बच्चे कर पा रहे हैं जिसके पास फ़ोन और बाकी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का साधन है। लेकिन जिन बच्चों के पास ये साधन नहीं है तो पंचायतें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं कि पंचायत भवन में एक सामुदायिक टीवी और कनेक्टिविटी का अगर हो जाए, रेडियो का हो जाए और या DTH जो आपका होता है डिश एंटेना, अगर उसका इंतज़ाम हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को वहीं पर दी जा सकती हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है कुछ बच्चों को। इस तरह से वो बिल्कुल उससे जुड़े रहेंगे और एकदम से अलग थलग नहीं पढ़ेंगे। डिजिटल शिक्षा के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फ़ोन के माध्यम से टीचर उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन बच्चों से जो कॉलिंग फ़ोन है, बेस फ़ोन, उसके माध्यम से भी संपर्क कर रहे हैं और वर्चुअल कक्षाएं भी हो रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी पंचायत के बच्चों के लिए शिक्षा और टीचर और बच्चे के बीच में किसी तरह से कनेक्टिविटी हो पाए, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। इन वेबसाइट्स पर जाकर के आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं योगेंद्र रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनजाति कल्याण विभाग, और आज मैं यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो पंचायत विभाग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनके योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें मैं समाज कल्याण विभाग और जनजाति कल्याण की जो विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। संक्षेप में पहले मैं बताता हूं कि जैसे मैं वन अधिकार अधिनियम की चर्चा करूंगा, उसके उपरांत मैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा और राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न पेंशन प्रदान की जाती है उनकी प्रक्रिया और उसके बारे में चर्चा करूंगा और उसके उपरांत छात्रवृत्ति की जो महत्वपूर्ण योजना समाज कल्याण द्वारा संचालित की जाती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले मैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में चर्चा करना चाहूँगा और इस अधिनियम के बारे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह इसमें जानना आवश्यक है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जो काफ़ी वर्षों से, कई पीढ़ियों से वनों में निवास कर रहे हैं या वनों में उनका जीवन आश्रित है, उनकी जीविका वन उत्पाद या वन भूमि में खेती करने से जीविका अपनी उत्पन्न करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना इस वन अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे अधिकार जिनको अभी तक मान्यता नहीं दी गई थी, उनको यह अधिनियम जो है वो उन अधिकारों को मान्यता देता है। प्रथमतः इस पे 3 अधिकार हैं। पहला है व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा है सामुदायिक अधिकार और तीसरा है सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंध का अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई वन उत्पाद किसी वन से ला रहा है और अपनी जीविका पार्जन उसी वन उत्पाद से कर रहा है और पीढ़ियों से कर रहा है, तो वो इस अधिकार के लिए जनजाति या सामान्य व्यक्ति है या अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वो इसके लिए दावा कर सकता है। और इसी प्रकार अगर कोई वन भूमि में खेती कर रहा है और अपना जीविका पार्जन उसी से कर रहा है, तो उसके लिए भी वो
अपने इस अधिकार की मान्यता के लिए दावा इस अधिनियम के तहत कर सकता है। दूसरा अधिकार है सामुदायिक अधिकार। यदि पीढ़ियों से कोई गांव या गांव में रहने वाले लोग किसी जलाशय का उपयोग कर रहे हैं जो वन में है, चारागाह का उपयोग कर रहे हैं, परंतु उनके अधिकारों को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, कहीं मान्यता नहीं दी गई है, वो अधिकार भी सामुदायिक अधिकार के तौर पर इस अधिनियम के तहत लिए जा सकते हैं और इसके तहत कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है। तीसरा है सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार, और इस नियम के तहत वहाँ के वन प्रबंधन वहीं के लोगों को दिया जाता है। FRA यानी कि वन अधिकार अधिनियम भी सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार ग्रामीण लोगों को देने की बात करता है। अब इसमें प्रश्न ये है कि ये अधिकार कब और किन लोगों को मिलेगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो जनजाति का व्यक्ति है, यदि वो 13 जनवरी 2005 से पूर्व वन भूमि में स्थापित है या वन उत्पादन का उपयोग कर रहा है और उसकी आजीविका उस पर निर्भर है, तो वो इसके लिए दावा कर सकता है। दूसरा, अगर कोई गैर अनुसूचित जनजाति का है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो चाहे सामान्य का हो, उनके लिए 13 दिसंबर 2005 से 3 पीढ़ियों तक, और इन तीनों अधिकारों के लिए यदि व्यक्ति सामान्य है और अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो उसके लिए 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वो उस भूमि का उपयोग कर रहा था या उन वन उत्पादों को ला रहा था जिनका वो अधिकार का दावा कर रहा है, उसको उसके साक्ष्य लगाना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि दावा किस प्रकार किया जाए। इसके लिए वन अधिकार अधिनियम में 3 कमेटियों का प्रावधान है और एक कमेटी ग्राम सभा स्तर पे बनेगी, वन अधिकार समिति, और दूसरी समिति उपखंड स्तर पे बनेगी, उपखंड स्तर समिति, तीसरी जिला स्तर पे बनेगी, जिला स्तर समिति। ग्राम स्तर पे जो वन अधिकार समिति बनेगी वो ग्राम सभा की खुली बैठक बुला के उसमें मैक्सिमम 15 लोग और मिनिमम 10 लोगों का चयन किया जाएगा। वो ग्राम वन अधिकार समिति कहलाएगी और वन अधिकार समिति ग्राम सभा की ओर से दावों को प्राप्त करेगी और उन दावों को परीक्षण करने के उपरांत अपनी संस्तुति सहित ग्राम सभा के माध्यम से दावों को अग्रसारित कर देगी उपखंड स्तर समिति में। उपखंड स्तर समिति जो कि उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित है, वो उसका विस्तार से परीक्षण कराएगी और अपनी संस्तुति सहित जिला स्तरीय कमेटी जो कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित है उनको प्रेषित करेगी और जिला स्तरीय कमेटी इस पे अपना अंतिम विनिश्चय देगी। यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी जिला स्तर कमेटी पे है कि वो अधिकार उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये निर्णय जिला स्तरीय कमेटी करेगी। इस प्रकार इन दावों के लिए ये आवश्यक है कि इसमें 2 साक्ष्य लगाए जाने आवश्यक हैं। वो साक्ष्य लिखित भी हो सकते हैं और किसी बुजुर्ग का कथन भी हो सकता है। अब उसके बाद मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के पर। इसके अंतर्गत 2 स्कीमें विशेषकर हैं। यदि पहली स्कीम, यदि किसी BPL कमाऊ व्यक्ति यानी कि जो अर्निंग मेंबर है परिवार का, उसकी मृत्यु हो जाए तो तत्काल 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। उसके अलावा इसी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रकार की पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन। वृद्धा पेंशन अगर हम बात करते हैं तो 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जो निराश्रित हो और वो इसके लिए अपना आवेदन कर सकता है।
60 साल से अधिक के लिए केंद्र सरकार 300 रुपये और हमारी राज्य सरकार 700 रुपये देती है। इस प्रकार कुल उसको 1000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई 80 वर्ष से अधिक का है, पेंशन तो उसे 1000 रुपये ही मिलेगी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा उसको 500 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 500 मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है जो बीपीएल परिवार के हैं। अगर कोई बीपीएल परिवार के अतिरिक्त व्यक्ति छूट जाता है जो निराश्रित है, तो राज्य सरकार द्वारा 4000 रुपये मासिक जिसकी से कम जिसकी आय है उसको भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस का वहन राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है। इसको भी 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। उसके बाद अब इनके चयन की बात आती है वृद्धा पेंशन के। उसमें जो चयन है वो ग्राम सभा की खुली बैठक में होना आवश्यक है और शहरी क्षेत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में बीडीओ और डॉक्टर की एक कमेटी उसका चयन करती है। उसके लिए आवेदन किया जा सकता है। यह पेंशन सार्वभौमिक है, जो भी निराश्रित है उसको मिलना वो इसको प्राप्त कर सकता है। अच्छा, जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पेंशन की योजनाएं हैं उसके लिए आवश्यक है कि आवेदन या जो भी उनका चयन हो वो ग्राम सभा की खुली बैठक में हो और जो उनका आवेदन है और उसके साथ खुली बैठक का प्रस्ताव भी लगाया जाना आवश्यक होता है। तो ये पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक किसी भी पेंशन के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव नहीं लगा होगा तो उसकी पेंशन उस व्यक्ति को दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। अमूमन ये देखा जाता है कि पेंशन के कैंप्स तो लगते हैं, वहाँ पर लोग अपने आवेदन भर देते हैं, परंतु मुख्यतः उसमें ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव ही नहीं होता। तो आए दिन ये शिकायत रहती है कि पेंशन मेरी लगी नहीं, परंतु ये आवश्यक है कि किसी भी पेंशन को स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम सभा के पास है और ग्राम सभा की खुली बैठक में उस पेंशन का चयन होना चाहिए। परंतु जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र के लिए एक अलग कमेटी गठित है जिसमें वहाँ के एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और बीडीओ और वहाँ का सीएमएस या कोई अन्य डॉक्टर जो सीएमएस द्वारा नामित होगा वो उस कमेटी का सदस्य होगा। और ये सदस्यों के सामने जितने भी आवेदन शहरी क्षेत्र में आएंगे उनका परीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। और दूसरी पेंशन है दिव्यांग पेंशन, जिसमें जो भी व्यक्ति की दिव्यांगता जो है वो 40% से ऊपर है उसको पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। और यदि कोई व्यक्ति जो बीपीएल परिवार का नहीं है और 18 वर्ष से उसकी आयु अधिक है तो राज्य सरकार द्वारा उसके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है और उसको उसकी आय सीमा जो है वो 4000 मासिक से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार विधवा पेंशन भी केंद्र सरकार द्वारा लागू है। विधवा पेंशन के अंतर्गत कोई भी बालिका या कोई स्त्री अगर 18 वर्ष से ऊपर की है और वो विधवा हो जाती है तो उसको भी 1000 रुपये विधवा पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। और यदि वो बीपीएल श्रेणी में नहीं आ पा रही है और राज्य सरकार द्वारा 4000 रुपये मासिक की आय सीमा के अंतर्गत आती है तो उसे भी विधवा पेंशन प्रदान की जा सकती है। उसके बाद आती है तीलू रौतेली पेंशन, जो कि राज्य की पेंशन है। ये राज्य सरकार इसका पूरा खर्चा वहन करती है और ये भी 1000 रुपये मासिक प्रदान की जाती है। और इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी कृषि कार्य में विकलांगता के अंतर्गत आ जाता है कृषि कार्य को करते हुए तो उसको तीलू रौतेली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। ये भी 1000 रुपये पर महीने दी जाती है। उसके अलावा एक राज्य द्वारा बौना पेंशन भी दी जाती है, जिनकी ऊंचाई
4 फीट या उससे कम हैं और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको भी 1000 रुपये बौना पेंशन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और राज्य सरकार द्वारा चौथी पेंशन जो है वो किसान पेंशन है। जो व्यक्ति खुद अपनी भूमि पे खेती कर रहा है और उसकी भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं है तो उसको भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा परित्यक्ता पेंशन भी प्रदान की जा रही है। ऐसी महिलाएं जो निराश्रित हैं या जिनके पति विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें 1200 रुपये पेंशन दिए जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। और जो हमारे SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएँ हैं, उनके शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पहली है जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो है 1 से 8 यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति। जो बच्चे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएँ कक्षा 1 से 8 में हैं, उनको 1 से 5 तक प्रति माह 50 रुपये और 6, 7, 8 प्रति माह 80 रुपये राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। जो भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का पुत्र पुत्री है वो इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकती है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति का योजना का संचालन किया जा रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएँ जिनके अभिभावक की आय 2 लाख से कम है, वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। और इसमें जो हॉस्टलर हैं यानी कि जो हॉस्टल में रहते हैं, जो बाहर से छात्र पढ़ने आते हैं, उनको 1500 रुपये छात्रवृत्ति, जो स्थानीय हैं, लोकल हैं, उन्हें 750 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। कक्षा 10 से लेके उच्च शिक्षा तक यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति का छात्र या छात्रा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो छात्रवृत्ति के साथ साथ भारत सरकार के रेट के अनुसार उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, उनके कोर्स के अनुसार, और उनकी फ़ीस की भी वापसी इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत की जाती है। और इसमें आय सीमा 2.5 लाख रुपए है, यानी कि किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण की अन्य विभिन्न कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके लिए उत्तराखंड की वेबसाइट में आप जाके उन योजनाओं को देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त समय समय पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कैंपों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे योजना का प्रचार प्रसार हो सके। उसके अतिरिक्त उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम की एक अलग वेबसाइट है, उस पर जाके हम स्वरोजगार की स्कीम्स देख सकते हैं। यह है www.ukbvvn.org.in। इससे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपना क्या स्वरोजगार आपको स्थापित करना है, किस प्रकार का आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा संचालित की जाती हैं, उनको आप इस पे देख सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस महामारी के दौर पे आज हम इस सूक्ष्म या अल्प प्रशिक्षण को आपके माध्यम से आज वर्चुअल कर पा रहे हैं, क्योंकि इस महामारी के कारण हम लोग आमने सामने नहीं बैठ सकते। परंतु पंचायती राज द्वारा यह एक बहुत इनोवेटिव पहल है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और विभागों को भी इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित करने चाहिए। और इसके साथ साथ मैं पंचायती राज के निदेशक एवं सचिव
महोदय का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी विभाग की बात को वर्चुअली इस महामारी के दौर पे इतने आसानी से इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।